आखिर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर्स और दरबारी मीडिया वो कौन सा झूठ के ढोल को बजा रहे थे जिसे शरद पवार के गुट ने एक झटके में फाड़ दिया। आखिर शरद पवार के गुट ने ये क्यों कहा कि दरबारी मीडिया हो या कोई भी इस तरीके से झूठ और भ्रम की स्थिति बना करके इंडिया गठबंधन को कमजोर नहीं कर सकते। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जबकि चौतरफा भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों से घिरी हुई है, मगर मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मगर इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में मोदी शाह की सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैसे उसके ऑपरेशन डिलिमिटेशन या ऑपरेशन परिसीमन वाले बिल को संविधान संशोधन को संसद से पारित कराए, जो कि अभी भी लोकसभा में 42 सीटें कम है, राज्यसभा में काफी सीटें कम है। ऐसे में दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ना, सांसदों को तोड़ने का झूठा नैरेटिव तो धराशायी हुआ। तमिलनाडु में डीएमके के सांसदों को 22 सांसदों को अपनी तरफ लाने का नैरेटिव धराशायी हुआ। मगर वो शरद पवार की एनसीपी जिनके पास में 8 सांसद हैं, उनको तोड़ने की कोशिश जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस ने की और जिस अंदाज में शरद पवार की एक मुलाकात को सीएम फडणवीस से लेकर के जो नैरेटिव पूरा सेट किया भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए उनके वो इंटेलेक्चुअल जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी पैनल में बैठ करके अलग अलग तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं, उनके ट्रोलर्स और दरबारी मीडिया ने यह कहना शुरू किया कि साहब शरद पवार ने गच्चा दे दिया है इंडिया गठबंधन को, विपक्षियों को। शरद पवार तो अब जा रहे हैं मानसून सत्र में मोदी सरकार के संविधान संशोधन परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए सपोर्ट करने। शरद पवार की और उनके लोगों की मीटिंग इसीलिए देवेंद्र फडणवीस और दूसरे लोगों से हो चुकी है। अजीत पवार के एनसीपी और शरद पवार के एनसीपी का मर्जर होने जा रहा है। मगर दोस्तों, सच्चाई क्या है आपको बता देते हैं। दरबारी मीडिया और भाजपा के झूठे नैरेटिव पर खुद शरद पवार गुट और अजीत पवार मतलब सुनेत्रा पवार वाले गुट का क्या कहना है। शरद पवार गुट का कहना साफ है, किसी भी तरह के किसी ऐसी मुलाकात के ऐसे माने निकालना न सिर्फ भ्रम फैलाना है बल्कि विपक्ष को कमजोर करने का नैरेटिव गढ़ना। ऐसी अफवाहों से बचें। दोस्तों, ये 2-2.5 लाइन के वो शब्द हैं जो बीजेपी के और दरबारी मीडिया के उन नैरेटिव के मुंह पर जोरदार जन्नाटेदार तमाचा है सच का। मगर दोस्तों, ये सब बात आई कहां से, कैसे कहा गया? देश का सबसे तेज खुद को क्लेम करने वाला, सबसे बड़ा मीडिया हाउस क्लेम करने वाला लिखता है कि साहब शरद पवार गुट ने गच्चा दे दिया इंडिया गठबंधन को, सपोर्ट करने जा रहे हैं मोदी सरकार के उस बिल को। भाजपाई ट्रोलर्स ने और दरबारी मीडिया ने किस तरीके से इन खबरों को परोसा कि शरद पवार मोदी सरकार को सपोर्ट करने जा रहे हैं मानसून सत्र में, और शरद पवार का विपक्ष को गच्चा देना जैसी हेडलाइनें आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, क्या कुछ शरद पवार की लाइन है और कैसे शरद पवार ने बीजेपी के नैरेटिव को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि ऑपरेशन लोटस की कोशिशों को धराशायी किया जब उनकी पार्टी के 8 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। ये मैं विस्तार से आपको बताऊं, उन परतों को खोलूं जिनके जरिए से भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको दरबारी मीडिया के भ्रामक खबरों को दिखा देते हैं, कैसे कैसे वो मानसून सत्र से पहले भाजपा का नैरेटिव गढ़ रहा, किस तरह भ्रम फैलाकर बीजेपी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और किस तरह भ्रम फैलाकर भाजपा ऐसा माहौल बना रही है ताकि मानसून सत्र में दूसरे न्यूट्रल दल उनको समर्थन दे। दरबारी मीडिया बड़े सलीके और सफाई से कुतर्क करते हुए नैरेटिव गढ़ रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एनसीपी के दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक गुप्त बैठक की। इस सीक्रेट मीटिंग के बाद अब शरद पवार के अगले कदम को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पहले शरद पवार के सिल्वर ओक आवास पर जाकर सुप्रिया सुले और शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पहुंचे, जिसके बाद कई तरह की अटकलें तेज हैं। जयंत पाटिल ने दावा किया कि मुलाकात सिर्फ सांगली के विकास कार्यों को लेकर के हुई थी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको तोड़ा गया, इस नैरेटिव को, जिस नैरेटिव को दरबारी मीडिया फैला रहा था। भाजपा के ट्रोल्स और दरबारी मीडिया किस तरीके से कुतर्क गढ़ता है, कैसे भ्रम फैलाता है वो देखिए। दरबारी मीडिया झूठा नैरेटिव गढ़ते हुए कहता है कि एनसीपी में पहले ही घमासान मचा है,
पार्टी के 10 में से कम आधे विधायक सरकारी फंड और अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों की मंजूरी के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने का दबाव बना रहे। दोस्तों, ये बात हलक से उतरती है क्या कि अगर विपक्षी पार्टियों को, उनके विधायकों को, सांसदों को फंड मिलने में रुकावट हो रही है तो सत्ता पक्ष के साथ चले जाएं अपनी पार्टी को छोड़ करके। अगर कोई कुतर्क गढ़ना था इन गंवारों को तो थोड़ा सॉलिड ठोस कुतर्क गढ़ते। दरबारी मीडिया कहता है कि जयंत पाटिल ने हाल में अपने विधायकों के इस रुख को स्वीकार भी किया है। हालांकि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। खुद लिखता है। दोस्तों, ये तो विपक्ष के नेताओं के लिए और सपोर्टिव बात हो गई, अपनी जनता में, अपने लोगों में कहने के लिए कि देखिए हम विपक्ष में हैं, विरोध में हैं, इसलिए सरकार हमें फंड नहीं दे रही है। जनता की अदालत में जाकर के सरकार के खिलाफ अपने लिए और इमोशन पैदा कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन यहां पर एनडीए खेमा और दरबारी मीडिया किस तौर पर कहता है, उन्होंने भाजपा के नैरेटिव सेट करते हुए कहा कि हाई प्रोफाइल बैठक, क्योंकि जिस बैठक का जिक्र किया गया, दोस्तों बैठक क्यों नहीं होती हैं? बैठकें होती हैं। अब राहुल गांधी की अगर फोटो प्रधानमंत्री मोदी और शाह के साथ में आ जाए तो ये कहा जाएगा क्या कि राहुल गांधी की मुलाकात मोदी और शाह से हो गई, राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? अरे साहब, राहुल गांधी मुलाकात उनकी कई बार है, कई जगहों पर है, और खास तौर पर उस मौके पर जब मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के 3 लोग उसमें हैं। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया था, तो नेता विपक्ष हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं, वो जाते हैं वहाँ डिसेंट नोट लिख करके आ जाते हैं। उस फोटो को लेकर कोई कहे कि साहब ये देखिए अंदर खाने की मुलाकात, प्रधानमंत्री आवास पर गए थे चुपचाप मिलने के लिए क्योंकि राहुल के लिए रास्ते तंग किए जा रहे हैं। तो ये अनाप शनाप खबरें, ये अनाप शनाप चीज़ें दरबारी और गोदी और सत्ता पक्ष के लोग मिलकर जिस तरीके से करते, उसके ढोल को फाड़ दिया गया। आगे आपको बताऊंगा क्या कुछ कहा गया। अब दोस्तों, यह हाई प्रोफाइल मीटिंग की बात करते हुए कहा जा रहा है कि ऐसे समय में हुई जब सत्ता रूढ़ एनसीपी गुट को सुमित्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के खिलाफ कानूनी नोटिस मिला। इसके अलावा हाल में ही उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने फंड मिलने की आसानी के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामा। फंड मिलने की आसानी के लिए दामन थामता है कोई? गजब स्थिति है दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके बाद से ही एनसीपी में कांग्रेस में विलय करने और एनडीए में शामिल होने को लेकर मंथन हुआ। पहले ये कह रहे थे कि साहब वो कांग्रेस में जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि वो तो एनडीए में जा रहे हैं। दोस्तों, भले ही महाराष्ट्र में एनसीपी के 10 विधायक और 8 लोकसभा सांसद के साथ एक छोटा दल शरद पवार का, लेकिन केंद्र में परिसीमन विधेयक जैसे बड़े कानून को पारित कराने के लिए बीजेपी को अभी बहुत सारे सांसदों की जरूरत है। इसीलिए बीजेपी एक तरीके का नैरेटिव सेट करा रही है और उसे उनका सरकारी दरबारी फैला रहा है। अब दोस्तों, इस बीच में इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या कहा, यह खबर देखिए परोसने शुरू की कि शरद पवार संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार के परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए समर्थन की हामी उन्होंने भर दी है। यहां तक कह दिया कि तो उन्होंने हामी भी भर दी। ये अपने सूत्र से लिखते हैं, न जाने कौन सा इनका सूत्र है, अपने सूत्र से चला दें कोई सरकार की किसी खबर को जब तक सरकार न चाहे उसको मीडिया में चलवाने के लिए, कि संसद डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करेंगे एनसीपी शरद पवार गुट। अब दोस्तों, इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई। अगर यह फैसला है तो कुछ लोग रणनीतिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे केंद्र सरकार के दबाव की राजनीति। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि वो कौन सा परिसीमन बिल है जिसे बार बार मैंने आपको बताया कि कैसे जो संसद का विशेष सत्र था जिसमें महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को सरकार ने बड़ी चालाकी से जोड़ दिया था, ताकि अगर वोट करे विपक्ष तो अपने आप परिसीमन बिल भी पारित हो जाए, और अगर वोट ना करे परिसीमन संविधान संशोधन की वजह से तो महिला बिल भी गिर जाए। फिर हम ये कहें कि देखा विपक्ष ने महिला बिल को भी गिरा दिया। 298 वोट पड़े थे सत्ता पक्ष के लिए और विरोध में 230 वोट पड़े थे। कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, जबकि सत्ता पक्ष को चाहिए थे 360 वोट। अब दोस्तों, एक बार फिर से इस मुद्दे को गरमा करके शरद पवार के गुट को लेकर के किस तौर पर ऐसी खबरें फैलाए। अब आपको असल खबर बताते हैं जो कि इन्हीं गुट की तरफ से क्लैरिटी के साथ आई है। अब दोस्तों, जब ये अफवाहें फैला दी गई कि साहब शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को दुगच्चा दे दिया और अब एनडीए को समर्थन करने जा रहे हैं, इसी बीच अजीत पवार गुट, मतलब सुमित्रा पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच मर्जर की अटकलों की जो हवा मिल रही थी या फिर उसकी निकल रही थी, अब जयंत पाटिल खुद सामने आए
दोनों दलों के मर्जर के बाद पर उन्होंने कहा एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे से किसी तरह की कोई मुलाकात हुई ही नहीं, जिस मुलाकात को लेकर के ये लोग बात कर रहे हैं कि साहब मर्जर होने जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, इन दोनों नेताओं से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, यह अफवाह है, ना ही मर्जर पर किसी तरह की कोई चर्चा हुई। अजीत पवार की मौत के बाद से दोनों पार्टियों के विलय पर कोई बात हुई ही नहीं है, यह आधिकारिक तौर पर उनका बयान है। जहां तक बात परिसीमन पर शरद पवार द्वारा मोदी सरकार को समर्थन देने की है, तो इस पर भी उन्होंने धागे खोल दिए गोदियों और भाजपाइयों के नैरेटिव की। परिसीमन बिल पर शरद पवार गुट के समर्थन की चर्चा के बीच जयंत पाटिल ने साफ कर दिया भैया हमारे साथ ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। सुप्रिया सुले ने सांसदों से या पवार साहब से बात की होगी, क्या निर्णय हुआ मुझे नहीं पता। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि एमपी एमएलए की संख्या बढ़ाने से पहले प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए। यानी कि जिस बुनियाद को, जिस एक मुलाकात को, एक मीटिंग को बेस बना करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बुद्धिजीवी और उनका दरबारी मीडिया नैरेटिव फैला रहा था, उसके सारे धागे खुल गए। जयंत पाटिल ने उस मुलाकात के झूठ और फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, जिसमें फडणवीस से मुलाकात के माने संसद में समर्थन देने के लिए निकाले जा रहे थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद खुद जयंत पाटिल ने कहा कि फर्जी खबरों के बारे में क्या कहा जाए। अपने विधानसभा क्षेत्र इस्लामपुर के नगराध्यक्ष के अयोग्यता यानी कि डिसक्वालिफिकेशन के मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने गया था। जब मैं मुख्यमंत्री के वेटिंग रूम में था, उस समय सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं गया था कि वहां पर अजीत पवार गुट के लोग हैं, उनकी मुख्यमंत्री के साथ किस विषय पर चर्चा थी, मेरी कोई बात नहीं। मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात पूरी तरह अलग मुद्दे पर थी। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की बैठक किस विषय पर थी, मुझे कैसे जानकारी हो सकती है। मेरी ना तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे से कोई मुलाकात है, ना हुई, और ना ही हम तीनों की मुख्यमंत्री के साथ में कोई संयुक्त बैठक हुई है। अब दोस्तों, इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में देखिए, एक एक से देश के बड़े से बड़े मीडिया हाउस इस खबर को किस तौर पर परोस रहे हैं, किस अंदाज में, क्योंकि मानसून सत्र में महज 4 से 5 दिन बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष के नूरे नजर कैसे हो जाए, आंखों का तारा कैसे बन जाए, उनका गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ जाए, या सरकार उनको कैसे मानने ले जाए कि देखिए हमारा असली दरबारी तो यही है, इसको ज्यादा पैसे दे जाना चाहिए। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों आगे क्या, ये राजनीति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की डेट में 16 जुलाई को शरद पवार ने उन सभी के झूठ की ढोल को तो फाड़ दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।